हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी चैप्टर से लिया गया है। देखो, समय के साथ साथ हमारा पृथ्वी जो है वो बदल रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। मतलब सभी में परिवर्तन आता है और हमारी पृथ्वी में भी परिवर्तन आ रहा है। तो देखो, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे पृथ्वी में बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले देख लो कि हम इस चैप्टर का जो बेसिक नोट्स है वो लेकर आए हैं, तो इसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होती है। अभी हम जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़े थे स्थल मंडल के बारे में। क्या होता है, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो स्थल मंडल होते हैं वो अनेक प्लेटों में विभाजित होती है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट भी कहते हैं। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, तो ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। ठीक है, ये वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। स्थल मंडल के अंदर जो है वो 7 प्लेट है। जैसा कि सभी को पता होगा कि हमारे स्थल मंडल में 7 प्लेट हैं जो कि हमेशा मोशन में रहती है, घूमती रहती है। और ऐसा इसलिए वो मोशन करती है क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होते हैं, जिसके कारण ये हमेशा गति करती रहती है। ये हमेशा वृत्तीय रूप में घूमते रहता है। और देखो, ज्वालामुखी के कारण हमारे पृथ्वी में क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और वो जो अभी 7 प्लेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो प्लेट कैसे काम करती है और उस वजह से ज्वालामुखी कैसे आता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखो, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेट जो होती है वो हमेशा गति करते रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। कैसे, तो देखो कह रहा है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। देखो, पृथ्वी के अंदर में जो फोर्स घटित होता है, जो फोर्स लगता है, उसे हम लोग अंतर्जनित बल कहते हैं। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्जनित बल जो है कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जो होते हैं वो आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी जब आती है तो पृथ्वी का आकस्मिक गति होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। उसके बाद जब भूकंप और ज्वालामुखी आता है, ठीक है, तो भूपर्पटी पर एक छिद्र खुल जाता है, एक होल हो जाता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलने लगते हैं। और यही पिघले हुए पदार्थ जो होते हैं वो मैग्मा होते हैं। ठीक है, और बाहर निकलकर वो ठंडे होकर एक माउंटेन बन जाते हैं, जिसे हम लोग इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। तो देखो, ज्वालामुखी से पृथ्वी में क्या बदलाव आता है। तो ज्वालामुखी फटने के बाद क्या मिलता है हमें, माउंटेन मिल जाता है। मतलब जिस जगह पे माउंटेन नहीं होता है, पहाड़, वहाँ पे माउंटेन मिल जाता है। आगे पढ़ेंगे भूकंप से हमारे पृथ्वी में क्या बदलाव आती है। तो भूकंप होने के कारण भी प्लेट ही हैं, वो जो 7 प्लेट जो है हमारे पृथ्वी के लिथोस्फीयर के अंदर जो मोशन कर रहा है, तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जो प्लेट होती है उसकी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब वो प्लेट टकराती है तो यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी को भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप में उद्गम केंद्र होते हैं, मतलब जहाँ से इसका शुरुआत होता है, तो इसको हिंदी में हम लोग उद्गम केंद्र ही कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, स्टार्ट होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र क्या होता है, तो उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला आपका है पी तरंगे, जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। दूसरा है एस तरंगे, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और तीसरा है एल तरंगे, जिसको पृष्ठीय तरंगे कहते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है। तो आप बता देना पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, एस तरंग को अनुप्रस्थ बोलते हैं और एल तरंग को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। भूकंप का मापन जो है वो आपको एक यंत्र से किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। और भूकंप तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ठीक है। और भूकंप का मापन जो यंत्र से करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखा गया है कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ठीक है। मुख्य स्थलाकृतियाँ के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, ठीक है। अपक्षय की क्रिया मतलब टूटने की क्रिया। पृथ्वी की सतह पर जो है वो जो शैल होते हैं, शैल का मतलब चट्टान होता है, रॉक होता है, उसके टूटने से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है। तो उसमें भी पृथ्वी में चेंजिंग आता है। दूसरा है भूदस्य पर जल, वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि जो जल हो गया, वायु हो गया, हिम हो गया, बर्फ हो गया, तो ये सभी घटक से भी क्षय, जो होने वाले क्षय को हम लोग अपर्दन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये सभी पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन का पॉइंट्स है। वायु, जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, ठीक है। वायु जल अपर्दित पदार्थ को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। जैसे कि आपका हो गया वो सॉइल इरोजन, उसमें क्या होता है, तो एयर और वाटर ये एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर रख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नदी के बारे में जानते हैं। और नदी से भी हमारे पृथ्वी में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। तो किस किस प्रकार का चेंजिंग आएगा नदी से वो जानेंगे। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। देखो, नदी से भी अपर्दन होता है, मतलब नदी जो है वो एक जगह का मिट्टी जो है वो काट करके दूसरे जगह ले जाती है, और जहाँ पर कुछ नहीं रहता है वहाँ पे भी मिट्टी आ जाता है। यानी कि ऐसा देखने को मिला है कि नदी से भी आपका बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। और फिर क्या कह रहा है कि अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में ये जब गिरती है तो जलप्रपात बनाती है, ठीक है। आगे कह रहा है जब नदी मैदानों क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे विसर्प कहते हैं, ठीक है। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे हम लोग विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, ठीक है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप से नदी से कट एक अलग झील बनाते हैं, जिसे हम लोग चाप झील भी कहते हैं, ठीक है। और फिर कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिसे हम लोग निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। देखो, नदी से रिलेटेड ये सारा टर्म है, आप लोग याद रखिएगा। आगे है नदी अमल धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम लोग वितरिका कहा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करते हुए मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का भी निर्माण करती है, ठीक है। नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। फिर लिख रहा है समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं।
जो समुद्र तल का जो अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, ठीक है, वो क्या करता है, तो स्थल आकृति बना लेते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होता है। जो समुद्र का जो वेव होता है, लहर होता है, वो बार बार जो है वो रॉक से टकराती है, जिससे उसमें क्या होता है, दरार विकसित हो जाता है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। और ये बार बार उससे टकराते टकराते क्या होता है कि वो बड़ी और चौड़ी हो जाती है, और फिर हम उसे समुद्री गुफा कहने लगते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। फिर कह रहा है लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, जिसे केवल दीवारें बचती है, जिसे स्टैक कहते हैं। ठीक है, दीवारें बचती है जिसे हम लोग स्टैक कहते हैं। छत को भी तोड़ देता है और सिर्फ क्या बचता है, दीवार बचता है, और उसे सिर्फ हम लोग स्टैक के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया कि समुद्र का जो वेव है वो रॉक से टकराता है और एक गुफा जैसा बना लेता है। फिर ऊपर का जो छत टूट जाता है, सिर्फ दीवार बचता है, जिसे हम लोग स्टैक कहते हैं। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं, भृगु कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं। हिमनद आते हैं। हिमनद क्या है, तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। ठीक है, छोटे बड़े सैल, छोटे बड़े रॉक, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेपण हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पवन पे आते हैं, जिसको हम लोग हवा, एयर कह सकते हैं। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तो रेगिस्तान आप छन्नक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छन्नक सेल कहते हैं। पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू डिब्बा कहा जाता है। ठीक है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती हैं तो इसे लोएस कहते हैं। देखो कितना ज़्यादा डीप है, और सारा चीज़ हम इस वीडियो में लेके आए हैं। बस एक छोटे से वीडियो में सारा पॉइंट मिलेगा देखने को। यही है कि हम थोड़ा फास्ट से इसे बता दिए। अगर आप लोगों को नहीं याद हुआ होगा तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे एक बार और हम ये लाइन पढ़ देते हैं कि जो पवन होते हैं उसके चलने से जो रेत होती है, बालू होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। ठीक है, और पवन का जब बहाव रुक जाता है तो ये रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी बना लेती है। ठीक है, इसको बालू डब्बा कहा जाता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। ठीक है, तो देखो सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अभी तक जितना ही बताए हैं उसको बार बार आप देखिएगा। तो ये हमारा जो पृथ्वी, जो हमारा जो बदलती पृथ्वी है, ये जो टॉपिक था ज्योग्राफी का, वो आज इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए हैं वो जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सारा पॉइंट्स, सारा टॉपिक आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस। ठीक है, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।